नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम अपने वादे के अनुसार से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रयास करूंगा कि आपके लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूं, क्या मैं आपको दिशा दे सकता हूं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कि जीएस जेपीएससी मुख्य परीक्षा का जीएस जो सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि 4 पेपर जीएस के हैं, जिसमें पहला पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी है, सेकंड पेपर आपका पॉलिटी गवर्नेंस गुड गवर्नेंस ये सब है, थर्ड पेपर इंडियन इकोनॉमी है और फोर्थ पेपर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट सब रिलेटेड करता है। तो मित्रों, आज हम जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री से संबंधित चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पर हमको ज्यादा विशेष रूप से ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 खंड में बटा होता है पेपर 1। कोई भी पेपर 2 खंड में होते हैं। तो चूंकि आपको 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से करने हैं और 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से करने हैं, तो मान लीजिए 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि हम एंशिएंट पीरियड वाला बेहतर कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, मॉडर्न वाला कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, मेडिवल वाला कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। तो मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यदि आप जेपीएससी की मेंस में लगे हैं तो अब इतिहास के कौन कौन से खंड पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं कि आपको इस एरिया में जो अच्छा लगे उस एरिया में ज्यादा फोकस कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि प्राचीन भारत का इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पर आज ज्यादा ध्यान देंगे। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था के बारे में वर्णन करें। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, इसको आप लिख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, व्याख्या करें, ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इसको थोड़ा सा आप देखने का प्रयास कर लीजिएगा और इस पर कुछ नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारणों को लिखें, ये प्रश्न बन सकता है। क्योंकि मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कोई बोलते हैं कि आर्यों के आक्रमण से हुआ, कोई बोलते हैं कि आग लगने के कारण हुआ, कोई बोलते हैं बाढ़ आने से हुआ। ठीक है, तो आपको विभिन्न मतों को भी जानने पड़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो ये प्रश्न बन सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर योजना के बारे में वर्णन, टाउन प्लानिंग कैसा था, कैसी सड़कों की स्थिति थी, कैसे नाला नालियों की स्थिति थी, कैसे साफ सफाई होते थे, कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी, ये सब आपको नगरीय व्यवस्था में लिखने पड़ेंगे। मित्रों, जब आप आगे बढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, आपको पता है कि वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटा हुआ था, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो कम से कम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको जानना चाहिए कम से कम कि ऋग्वेद की क्या खासियत है, उत्तर वेदिक की क्या खासियत है, उसकी टाइम पीरियड क्या है, वहां की सोशल, इकोनॉमी, रिलीजियस कंडीशन कैसे थे। क्योंकि देखिएगा, ऋग्वेदिक काल में कुछ आपको संस्थाएं मिलेंगे, जैसे सभा, समिति, विदत, ये सब का क्या काम था, सभा का कितना रोल था, समिति का कितना रोल था। यानी वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पर आपको फोकस करना है। यानी पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक एज, ये सब चीज आपको जानने पड़ेंगे कि सभा का क्या काम होता था, समिति का क्या काम होता था, विद्वत का क्या काम होता है। मित्रों, तो इस ढंग से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब है कि आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, आर्य लोग यहाँ के थे कि कहां से आए, इस पर भी विद्वानों के बीच मतभेद है। तो उन विचारों को भी थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा
कोई कोई बोलते हैं मध्य एशिया से था, कोई बोलते थे द्रविडियन था, कोई बोलते यूरोपियन थे, कोई कोई बोलते हैं कि मूल रूप से यहीं के थे। तो उन विचारकों के बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको महाजनपद शुरू होते हैं। तो महाजनपद में आपको 16 महाजनपद है मित्रों, इसको कम से कम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे ना, वहां पर आपको 16 महाजनपद हो सकता है उसकी राजधानी पूछ दे। तो इसलिए 16 महाजनपद को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद है जिसके विषय में आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, वो है आपका मगध। कौन सा मगध जनपद है? महाजनपद है मगध। क्योंकि मगध ऐसा महाजनपद था, उसको शक्तिशाली महाजनपद बोला गया। इसका एरिया बहुत विस्तृत था और सबसे बड़ी खासियत है कि इस मगध महाजनपद में उच्च कोटि के शासक हुए। बहुत सारे वंशों ने शासन किए। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश, जितने भी आप महत्वपूर्ण वंश आप देखते हैं ये किस महाजनपद के थे, ये आपको जानना है कि मगध महाजनपद थे। तो आपको एक प्रश्न इस पर इंपॉर्टेंट बन सकता है कि मगध साम्राज्य की उत्पत्ति के कारणों को लिखें। मगध जो साम्राज्य था, मगध जो महाजनपद था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके इस प्रकार की विस्तार हुआ, इस प्रकार का विशाल साम्राज्य कैसे हुआ, उसके कारणों को लिखें। इसकी क्या खासियत था कि ये मगध जो था बहुत शक्तिशाली जो है सो महाजनपद बन गया। तो सब आपको कंडीशन बताने पड़ेंगे। लोहे की उपलब्धता, गंगे के किनारे उसकी अवस्थिति होना, यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन भी आपको दिखाने पड़ेंगे। आपको मैप में दिखाना पड़ेगा कि देखो भैया यहाँ पर गंगा बह रही है, तो गंगा बहने की वजह से जो है सो फर्टाइल मृदा हो रही है, जलोढ़ मृदा प्राप्त हो रही है। मृदा जब उपजाऊ है, कृषि अच्छे ढंग से होंगे, ज्यादा मात्रा में सरप्लस प्रोडक्शन होगा, व्यापार वाणिज्य का विकास होगा, वहां के लोग सुखी संपन्न होंगे। लोहे की उपलब्धता हो गई, औजार बनने शुरू हो जाएंगे, कृषि में क्रांतिकारी बदलाव आया। और सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके वजह से मगध इतना शक्तिशाली हुआ, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मगध महाजनपद को उच्च कोटि शासक मिले। उच्च कोटि शासक मिले मगध महाजनपद में। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपने कूटनीतिक, अपने वैवाहिक संबंध के द्वारा, अपनी शौर्य का परिचय देकर के जो है मगध साम्राज्य का जो है सो चौमुखी विकास किया, उसका विस्तार किया। तो ये सब आपको कारणों में लिखने पड़ेंगे और प्रयास कीजिएगा कि यदि मगध साम्राज्य के उत्थान के कारणों यदि आपको कहा जाए तो आप एक ड्रॉ द मैप, एक मैप जरूर आप दिखा दीजिएगा। मगध साम्राज्य को दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि एक मगध साम्राज्य था, यहाँ पर गंगा थी, यहाँ पर उपलब्धता था। इस ढंग से यदि आप जो है सो दिखाने का प्रयास कीजिएगा ना, तो आपका जो है सो बेहतर आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीजों को लिखें। मगध साम्राज्य में मैंने आपको बता दिया कि हर्यक वंश, हर्यक वंश में मान लीजिए आपने शासक का नाम ले बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग में भी आपने दिखा दिया। ठीक है, उसी प्रकार से नंद वंश में महापदानंद, धनानंद, ऐसे ऐसे शासक मगध साम्राज्य में हुए। तो मगध साम्राज्य का विकास क्यों नहीं होगा? समझ गए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत उपयुक्त था। पहाड़िया वाला इलाका है, राजगीर की पहाड़ी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है किला निर्माण होता था। किले क्यों बनाए जाते थे? सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि बाह्य आक्रमण के दृष्टिकोण से भी जो है मगध बहुत सुरक्षित था। और कोई भी साम्राज्य, कोई भी राज्य यदि बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रहेगा तो उसका चौमुखी विकास होगा। अब आगे भी देखिएगा तो देखिए मौर्यन डायनेस्टी का भी जो है सो आपके यही इसी से संबंधित है। तो ये सब रीजन आपको दिखाने पड़ेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। बाकी आप जब मौर्यन डायनेस्टी में आप मान के चलिए कि मौर्य वंश से जो है सो आपको 1% तो 100% रहेगा, इसकी गारंटी है। मौर्य साम्राज्य को, मौर्यन डायनेस्टी को यदि आप बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से जो है सो यहां से आपका 1% तो पकड़ाएगा ही।
अब आप डिटेल से पढ़िए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखना है, क्योंकि जेपीएससी की मेंस की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको उस ढंग से भी पढ़ना है, आपको बेहतर से पढ़ना है कि भैया मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए, ठीक है, ये सब देखना पड़ेगा। बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा कौन हुआ, अशोक, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी की प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी, प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी, नगरीय व्यवस्था कैसे थी, है, कौन कौन से अधिकारी होते थे, जैसे बहुत सारे 26 अध्यक्षों के बारे में मिलता है, कौन कौन से अध्यक्षों के बारे, यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र यदि हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर अध्यक्षों के द्वारा भी शासन होती थी, बहुत सारे अध्यक्ष थे, तो किस अध्यक्ष का क्या क्या काम था। क्योंकि यदि आप मौर्य काल का इतिहास जानना चाहते हैं, आपको स्रोतों को भी जानना पड़ेगा कि मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये सब इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेज, है ना, यू नाउ द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट यू हैव रीड, यू शुड बी नाउ द सोर्सेज ऑफ द डायनेस्टी। आप जो है सो उस डायनेस्टी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उस वंश के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको स्रोत जानना चाहिए, ठीक है, कि किस स्रोत के माध्यम से आप बताते हैं वहां का इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, वहां का सोशल कंडीशन के बारे में, वहां का रिलीजियस कंडीशन के बारे में। यदि मौर्य वंश के बारे में आप पढ़ते हैं तो आपको स्रोत तो जानने ही पड़ेंगे। और स्रोत में आपको पता है मित्रों, स्रोत में जो है सो आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज दोनों का इंपॉर्टेंस होता है। यदि हम मौर्य वंश की इतिहास पढ़ते हैं, क्या हम अशोक का अभिलेख से अशोक का इतिहास नहीं बता सकते? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टू नो द हिस्ट्री ऑफ अशोका। अशोक के बारे में यदि इतिहास बताना चाहते हैं, अशोक के धम्म के विषय में यदि हमको बताना चाहते हैं, सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है अशोक का जो अभिलेख है, उसका बृहद जो शिलालेख है, 14 शिलालेख जो है इंपॉर्टेंट जो है, उसको आपको देखने पड़ेंगे। 7 स्तंभ लेख हैं, तो उनके माध्यम से भी हम जो है सो अशोक का जो इस बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, मैं आपको इतिहास में पढ़ने का एक तरीका आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी चीज का इतिहास पढ़ते हैं, किसी वंश का इतिहास पढ़ते हैं, सबसे पहले आप 1 घंटा समय दीजिए उसके सोर्सेस पर कि हमें मौर्य काल का इतिहास कौन बताता है। अभी आपको मैंने बताया कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक सोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। मेगास्थनीज का इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, विशाख दत्त का इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, कुछ जैन ग्रंथ भी हैं, कुछ बौद्ध ग्रंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। साथ ही साथ पुरातात्विक स्रोत जिसमें आप अशोक का अभिलेख ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। जूनागढ़ का अभिलेख भी इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो आपके जो है सो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताते हैं। तो मित्रों, इस ढंग से यदि आप इतिहास को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपको इतिहास बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहां से प्रश्न क्या बन सकता है, चंद्रगुप्त की उपलब्धियों को लिखें, ये प्रश्न बन सकता है मौर्य काल में। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि मौर्य काल की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखें। आपको बताना है कि कैसे प्रधानमंत्री होते थे, कैसे महामात्य होते थे, कैसे उसके नीचे अधिकारी होते थे, कौन कौन से अधिकारी का क्या क्या कार्य होता था, कैसा सैन्य व्यवस्था होती थी, कैसी गुप्तचर व्यवस्था होती थी, समझ गए। तो इस प्रकार से यदि आप चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, अपने उत्तर में उस पॉइंट को शामिल करते हैं, तो आपका उत्तर जो है बहुत ही मजबूत उत्तर हो जाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। आप निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न का आप जवाब लिखिए, निष्कर्ष आप निश्चित रूप से अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास कीजिए और वो भी ऑथेंटिक सोर्स से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो मैं आपको बता रहा हूं पढ़ने का तरीका, इस पर हम स्पेशल टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, मौर्य काल को स्पेशल दिखाएंगे, इसका कैसे प्रश्न को लिखना है, केंद्रीय प्रशासन के बारे में आपको इसी चैनल के माध्यम से लिखाएंगे, है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है अशोक का धम्म। अशोक के धम्म मैंने आपको पहले भी बताया कि अशोक का धम्म जो है वर्तमान में भी प्रासंगिक है, तो उसमें आपको बता देंगे कि अशोक का धम्म कितना इंपॉर्टेंस है और अशोक का धम्म के बारे में आपका प्रश्न आपका जेपीएससी मेंस में आ सकता है। उसके बाद यदि आप देखिएगा
तो मौर्य काल के पतन के कारण भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिक्लाइन द मौर्यन डायनेस्टी, क्या क्या रीजन था, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे। जिस प्रकार से आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों के विषय में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से किसी भी साम्राज्य आप पढ़ते हैं उसका डिक्लाइन के काउजेज आप निश्चित रूप से पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि भैया कोई बोलता है कि अशोक का जो धम्म की नीति थी जिसके वजह से जो है सो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अब ये कहां तक सही है? ये आरोप लगाया जाता है कि अशोक ने ऐसा धम्म लेके आया कि जो हिंसा नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, कमजोर हो गया प्रशासनिक तंत्र, जिसके वजह से जो है उसका गलत फायदा उठाया और इसका पतन हो गया। कोई बोलते हैं कि अयोग्य उत्तराधिकारी, अशोक के बाद कोई वैसा उत्तराधिकारी नहीं हुई, केंद्रीय प्रशासन तंत्र कमजोर हो गए, बाह्य आक्रमण हुए और फिर मौर्य का पतन हो गया। तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम लोग मौर्य वंश को पढ़ेंगे तो उसको बेहतर ढंग से आपको इसके उत्तर को कैसे बेहतर से हम लिख सकते हैं उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा मित्रों। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है। आगे जब जाइएगा हिस्ट्री को पढ़िए, मौर्य वंश जैसे खत्म होता है, शुंग वंश आता है, कण्व वंश आता है, उसके बाद देखिएगा आप आंध्र सातवाहन वंश आता है, कुषाण आता है, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। कुषाण वंश आप देखिएगा तो आपको कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भैया कनिष्क की उपलब्धियों को लिखें। कनिष्क की उपलब्धि क्या था, कैसे अपना साम्राज्य का वो विस्तार किया। लेकिन ये मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, ठीक है। कनिष्क की उपलब्धि यहां पर लिखे, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन आप हिस्ट्री को छोड़िए नहीं, बेसिक चीज को आपको जानना चाहिए कि भैया शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है। आप कनिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप कुषाण वंश को बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि कौन कौन से शासक हुए। उसके पहले आंध्र सातवाहन को देखिए। सातवाहन में बहुत इंपॉर्टेंट शासक हुए जिन्होंने काफी साम्राज्य का विस्तार किया, कला संस्कृति का विकास किया। आप देखिएगा अमरावती कला, बहुत इंपॉर्टेंट कला संस्कृति, मूर्ति कला, ये सब आप जो है सो आंध्र सातवाहन वंश में आपको देखने को मिलेंगे। सातवाहन वंश के संस्थापक जानते हैं शिमुख थे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं, तो उनको आपको बेहतर ढंग से प्रयास करना पड़ेगा, चीजों को तैयार करना पड़ेगा। यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास में देखते हैं तो आपका गुप्त काल इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां से भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं कि गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था को लिखें। गुप्त काल एक स्वर्ण युग काल था, गुप्ता पीरियड इज द गोल्डन पीरियड। इसको आप डिस्कस कीजिए, इसके बारे में बताइए कि गुप्त काल कैसे स्वर्ण युग का पीरियड था, गोल्डन एज कैसे था, आपको जानना चाहिए। साहित्य, कला, मूर्ति, चित्रकला, सारा विकास हुआ था उनके काल में, गुप्ता एज में, गुप्ता पीरियड में। तो ये सब आपको पॉइंट में दिखाने पड़ेंगे। कालिदास का आप सुनते हैं, धनवंतरी का नाम आप सुनते हैं, है ना, नवरत्न जो नाम आप सुनते हैं, ये सब गुप्ता पीरियड से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आप जानने का प्रयास कीजिए कि यदि हम गुप्ता काल को, गुप्ता डायनेस्टी को बेहतर ढंग से प्रयास करेंगे, समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यदि गुप्ता पीरियड से कोई भी प्रश्न यदि आएगा उसको आप बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। उसके बाद आगे जाइएगा तो हर्षवर्धन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हर्षवर्धन की उपलब्धियों को लिखें, इसको भी आपको जानने की आवश्यकता है मित्रों। तो कम से कम इस ढंग से यदि आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपको चीजों जो है, जो भी इतिहास में कुछ टॉपिक हैं, वो आपको बेसिक रूप से धीरे धीरे समझ में आने लगी। मित्रों वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज हम आपको यही तक रखेंगे। फिर आगे जब वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे कि पूर्व मध्यकाल में, मध्यकाल के पहले में कौन कौन सा टॉपिक, चोला, पल्लव, पाल, ठीक है। यहां से भी इंपॉर्टेंट मत, चोल काल तो पूछा था 6 जेपीएससी में। चोल काल की प्रांतीय यानी स्वशासन के बारे में लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है आपको नेक्स्ट पूछे पल्लव काल की कला संस्कृति को लिखें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चोल काल को फिर से पढ़ेंगे, चोल काल, पल्लव वंश, है ना, चालुक्य वंश, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मध्यकाल में एंट्री करेंगे, है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश,
सैयद वंश, लोधी वंश को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या प्रश्न बनेंगे, उसके बाद मॉडर्न में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना मित्रों। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं निश्चित रूप से जब भी हमको समय मिलेगा, कॉलेज में दिन भर तो कुछ काम लगे ही रहते हैं, लेकिन जब भी मुझे समय मिलेंगे आपके लिए जो भी बेहतर हो सकता है, आपको दिशा, सही दिशा देने के लिए, वो मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। जो भी बच्चे मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जब भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएं, आपके ज्ञान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएं, तो वो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू वेरी मच।